नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने में भी थोड़ा समय है, लेकिन वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको हर रोज दिखाते हैं जनमत में। जनमत में आज कई विषय होंगे, कई बड़े मुद्दे होंगे जिन पर हम नजर डालेंगे। वो विषयों को तो हम हर बार आपको बताते हैं, लेकिन आज समय गंवाने का दिन बिल्कुल नहीं है। आज पहला मुद्दा जो है वो बात करेंगे आज मुंबई अटैक की। मुंबई अटैक आज वो जो दिन है 26/11, वो तारीख है साल 2008, तारीख 26 नवंबर। आज से ठीक 16 साल पहले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने एक ऐसा हमला किया था जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, परेशान कर दिया था। बम धमाकों और गोलीबारी के बीच एक तरह से करीब 60 घंटे तक मुंबई बंधक बनी रही। आज भी यह आतंकी हमला भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे शायद ही कोई भुला सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 160 से ज्यादा मासूम लोग मारे गए थे मैं कहूंगा। 300 से ज्यादा घायल भी हुए थे और इन आतंकियों का सामना करते हुए मुंबई पुलिस, होमगार्ड, एटीएस, एनएसजी कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षा बलों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। पाकिस्तानी आतंकी हमले को नाकाम करने में वीर गति को प्राप्त हुए सुरक्षा बलों की बात करें तो मुंबई पुलिस, एटीएस, एनएसजी कमांडोज में प्रमुख नाम एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, एसीपी अशोक कामटे, एसीपी सदानंद दाते, एनएसजी के कमांडो मेजर संदीप उन्न कृष्णन, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसआई विजय सालस्कर, इंस्पेक्टर सुशांत शिंदे, एसआई प्रकाश मोरे, एसआई दुरुगड़े, एएसआई नाना साहेब भोसले, एएसआई तुकाराम ओम्बले, कांस्टेबल विजय खांडेकर, जयवंत पाटिल, योगेश पाटिल, अंबादास पवार और एमसी चौधरी जैसे प्रमुख नाम है। इन नामों को लेते हुए भी मुझे गर्व होता है कि हमारे देश में ऐसे जवान हैं जिन्होंने अपनी जीवन की परवाह ना करते हुए आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये नहीं सोचा कि वो जो गोलियां चलेंगी आतंकवादियों की तरफ से उनका क्या होगा। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बिल्कुल ना अपने परिवार के बारे में सोचा, ना अपनी सुरक्षा के बारे में सोचा। उन्होंने भारत के बारे में सोचा, हिंदुस्तान के बारे में सोचा। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं हालांकि एक मूवी से ली गई हैं, लेकिन ये वो तस्वीर है। हमारे वीर जवानों को मैं सैल्यूट करता हूं सुदर्शन न्यूज की टीम की तरफ से। इन लोगों की वजह से ऐसे जो आतंकवादी हैं, हाथ में कलावा बांध के जो आते हैं और घुस जाते हैं भारत में और फिर आतंक मचाते हैं, नशा करके आते हैं, ड्रग्स लेकर ये लड़ते हैं, क्योंकि बिना नशे के कुछ हो नहीं सकता। और ये उनकी लाशें भी, वो भी बताएं, इनकी ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। आप याद करें उन वीर जवानों को, उन बलिदानियों को। संविधान दिवस तो है, लेकिन आज इन वीरों को याद करने का दिन भी है। आपको बता दूं, जो नाम मैंने आपको बताए, इनके अलावा होमगार्ड मुकेश बी जाधव, अरुण चिट्टे, हवलदार गजेंद्र सिंह, नागप्पा आर महाले, किशोर के शिंदे, संजय गोविलकर और सुनील कुमार यादव ने भी आतंकियों का सामना करते हुए अपना बलिदान दिया था। देश के इन वीर बलिदानियों पर आगे बात करने से पहले उस दिन क्या हुआ था यदि उस पर संक्षेप में एक नजर डालें तो 26/11 मुंबई हमलों की छानबीन से जो कुछ सामने आया है वह बताता है कि 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे थे। इस नाव पर 4 भारतीय भी सवार थे जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते आतंकियों ने मार डाला था। सोचिए, रात के तकरीबन 8 बजे थे जब ये हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। वहां से वे 4 ग्रुपों में अलग अलग बंट गए और टैक्सी लेकर आतंकी मंसूबों को अंजाम देने मुंबई में अपने टारगेट की तरफ निकल गए। कहा तो ये भी जाता है कि इन लोगों की आपाधापी और हड़बड़ाहट देखकर कुछ मछुआरों को शक भी हुआ और उन्होंने पुलिस को जानकारी भी दी, लेकिन शुरू में मुंबई पुलिस ने इसे कोई खास तवज्जो नहीं दी।
और ना ही आगे बढ़े अधिकारियों या खुफिया एजेंसियों को जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो रात करीब 9:30 बजे के आसपास छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की पहली खबर मिली। यहां 2 आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और फायरिंग कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 100 से ज्यादा लोग हमले में घायल भी हुए थे। आतंकियों के पास AK-47 राइफलें थी। यहीं पर हमले करने वालों में एक आतंकी अजमल आमिर कसाब भी था, जिसे बाद में मुंबई पुलिस ने ASI तुकाराम ओम्बले ने जकड़ लिया था और 10 में से जीवित पकड़ा था। और पकड़े जाने वाला ये एकमात्र आतंकी था, एकमात्र ऐसा आतंकी जिसकी तस्वीर आपने देखी और सोचिए, वो वीर बलिदानियों को सलाम करिए। बंदूक को पकड़कर गोलियां खाते हुए भी उन्होंने आतंकी को पकड़ा, क्योंकि पकड़ना जरूरी था, मिशन पूरा करना जरूरी था। आगे अपने विदेशी ग्राहकों के लिए मशहूर लियोपोल्ड कैफे में 2 आतंकियों ने जमकर गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में भी 10 लोग मारे गए थे। हालांकि जल्द ही यहां दोनों आतंकियों को भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। इसके बाद नरीमन हाउस बिजनेस एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर हुआ हमला और हमले से कुछ देर पहले ही पास के गैस स्टेशन में बड़ा धमाका भी हुआ, जिसके बाद नरीमन हाउस में मौजूद लोग बाहर की तरफ आए और इसी दौरान आतंकियों ने उन पर भी फायरिंग झोंक दी। सबसे बड़ा हमला होटल ताज पर था। यदि आतंकी यहां अपने मंसूबों में पूरी तरह कामयाब होते तो आतंकी इतिहास में इस दिन की चोट और भी गहरी होती। इन पाकिस्तानी आतंकियों से लड़ते लड़ते देश के वीर जाबाजों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। मुंबई पुलिस के बहादुर पुलिसकर्मियों, ATS के जवानों और NSG कमांडो सहित तमाम सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों का डटकर सामना किया और 10 में से 9 आतंकियों को मारकर अनगिनत लोगों की जान बचाई है। उनमें से आइए जानते हैं कुछ बहादुर योद्धाओं के बारे में, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना कर उस दिन लोगों की सुरक्षा करते हुए खुद बलिदानी वो लोग हो गए थे। नामों को बताऊंगा, याद करिए और इनकी गाथा अपने बच्चों को भी बताइए। ये वो वीर हैं जिन्होंने आपके लिए जान दी, क्योंकि आप भी अगर वहां मुंबई में उस वक्त वहां होते तो आपको जो गोली आपको लगनी थी वो इन्होंने अपनी छाती पर ली है, अपने सीने पर ली है। आपको बचाया, आपके बच्चों को बताया, आपके बच्चों को बचाया। और कैसे बचाया, उनके नामों को जान लीजिए। ACP अशोक कामटे। अशोक कामटे जो हैं वो मुंबई पुलिस में बतौर ACP तैनात थे। जिस वक्त मुंबई पर आतंकी हमला हुआ वह ATS चीफ हेमंत करकरे के साथ थे। ये नाम आप जान चुके होंगे, मशहूर भी हो चुका है, काफी लोग इनको जानते हैं इनकी बहादुरी के लिए। कामा हॉस्पिटल के बाहर पाकिस्तानी आतंकी इस्माइल खान ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। तभी एक गोली उनके सिर में जा लगी। घायल होने के बावजूद उन्होंने लश्कर आतंकी इस्माइल खान को मार गिराया, उस आतंकी को जहन्नुम पहुंचा दिया जहां उसकी सही जगह थी। फिर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, ये तो अशोक कामटे जी की हमने आपको बात बताई। अब आगे बढ़ते हैं और विजय सालस्कर जी की, इन वीर की भी, इनकी भी बात करते हैं। विजय सालस्कर जी की कभी मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए खौफ का दूसरा नाम रहे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजय सालस्कर भी कामा हॉस्पिटल के बाहर हुई फायरिंग में हेमंत करकरे और अशोक कामटे के साथ आतंकियों की गोली लगने से बलिदानी हो गए थे। विजय सालस्कर को भी मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। अब और आगे बढ़ते हैं। इन वीर की गाथा आपने सुनी, एक और वीर की गाथा सुनिए। इनके बाद आपको जिनका नाम मैं बताऊंगा वो अगला नाम जो है उस वीर का है जिसका नाम है ASI तुकाराम ओम्बले। तुकाराम ओम्बले भी वो वीर हैं जिन्होंने अपना, ये लीजिए तस्वीर के साथ सहपरिवार देखिए, बच्चों को दिखाइए, बच्चों को सिखाइए। इन वीरों के चलते हम सुरक्षित हैं। मुंबई पुलिस के ASI तुकाराम ओम्बले का जब गिरगांव चौपाटी पर अजमल कसाब से सामना हुआ तब वह पूरी तरह निहत्थे थे, हथियार नहीं था, ये जानने के बावजूद कि सामने वाले के हाथों में AK-47 है, AK-47 है, वह अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकी कसाब पर टूट पड़े। इस दौरान उन्हें कसाब की बंदूक से कई गोलियां लगी और वे बलिदानी हो गए, लेकिन कसाब से अपनी पकड़ ढीली नहीं की। बलिदानी तुकाराम ओम्बले को उनकी इस जाबाजी के लिए शांति काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ये वो वीर हैं मैं जिनका धन्यवाद आपको करना चाहिए, पूरे देश को करना चाहिए कि सोचिए निहत्थे होते हुए भी
इन्होंने उसकी राइफल को जिस तरीके से पकड़ा था, छन्नी हो गए थे, लेकिन इन्होंने वो पकड़ नहीं छोड़ी और इनको सर्वोच्च सम्मान वीरता पुरस्कार जो शांति काल में दिया जाता है, तुकाराम ओम्बले जी को अशोक चक्र, उससे सम्मानित किया गया और इनको भी मेरा सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को आज गर्व है, आपकी इस जो है आपका बलिदान जो है इसको हर कोई याद कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी की। अब ये एक और जाबाज हैं, एक और वीर हैं, इनकी गाथा भी आप सुनिए। ये वीर बहादुर, इन्होंने आपके लिए प्राण दिए, हमारे लिए प्राण दिए। कौन है ये जानिए। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG के कमांडो थे, कोई आम आदमी नहीं थे। कमांडो के बारे में कहा जाता है कि पत्ता गिरने से पहले पेड़ काट देता है कमांडो, वो शक्ति रखता है कमांडो। वह 26/11 एनकाउंटर के दौरान मिशन ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो का नेतृत्व कर रहे थे और 51 ASG के कमांडर भी थे। जब ताजमहल पैलेस और टावर्स होटल पर कब्जा जमाए बैठे आतंकियों से लड़ रहे थे, तो एक आतंकी ने पीछे से, क्योंकि कायर कमजोर पाकिस्तानी और जिहादी आतंकवादी पीछे से ही हमला करते हैं, तो पीछे से उस कमजोर ने, उसके शब्द और नहीं इस्तेमाल करूंगा, उस आतंकी ने पीछे से उन पर हमला किया, जिससे घटनास्थल पर ही ये वीर जवान हमारे संदीप उन्नीकृष्णन जी ये बलिदानी हो गए। मरणोपरांत 2009 में उनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। NSG कमांडो गजेंद्र सिंह अगला नाम जो है, उसके पास भी चलेंगे, उनकी गाथा भी आपको बताएंगे, उनकी चर्चा भी करेंगे। अब उन्नीकृष्णन जी के बाद, संदीप उन्नीकृष्णन जी के बाद अगला नाम जो है वो NSG कमांडो गजेंद्र सिंह जी का है। पर संदीप उन्नीकृष्णन जी को भी याद करते हुए आज हम सभी गौरवान्वित होते हैं और आप भी गौरवान्वित होइए और अपने परिवार को बताइए। और इनको भूलना नहीं है, ये चाहते हैं कि इनको याद रखा जाए। ये जो नौकरी है कोई नौकरी नहीं है, पैसे की नौकरी नहीं है, ये देश प्रेम की नौकरी है और याद करें अगर इनको तो ये सबसे बड़ा सम्मान इनके लिए है। अब NSG कमांडो गजेंद्र सिंह के बारे में जानिए। 51 ASG स्पेशल एक्शन ग्रुप का ये हिस्सा थे। उन्होंने नरीमन हाउस को खाली कराते समय वीरगति को प्राप्त किया। आतंकियों द्वारा फेंका गया एक ग्रेनेड उनके पास ही फट गया। तो सोचिए क्या असला बारूद लेकर ये आए थे आतंकी। उस ग्रेनेड के फटने से ये गंभीर रूप से घायल होने के कारण बलिदानी हो गए। इन्होंने जान दे दी, इन्होंने अपने प्राण त्यागे, हमारे लिए लड़ते हुए, मुंबई वासियों के लिए लड़ते हुए, पूरे देश के लिए लड़ते हुए। इनको भी एक तो नमन भी करता हूं और सैल्यूट भी करता हूं सुदर्शन न्यूज की टीम की तरफ से कि भाई ऐसे वीर जवान, ऐसे बलिदानी थे जिन्होंने देश की इज्जत तक को बचाया। मैं साफ तौर पर कहूं तो भाई अगर ये ना होते तो क्या होता। संदीप उन्नीकृष्णन जी का नाम तो फिर आया, लेकिन अब शशांक शिंदे जी की भी बात करेंगे। वे शशांक शिंदे जी की भी बात करेंगे। अब उनको जानिए। वे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पुलिस स्टेशन मुंबई के प्रभारी थे। CST में आतंकी हमला हुआ तो आतंकवादियों को उलझाकर उन्होंने रखा और पीछे से फिर से बताऊं, पीछे से हमला करते हैं कायर आतंकवादियों ने। पीछे से एक आतंकी ने उन पर हमला किया और फिर जो बलिदान हो जाता है वो खबर सामने आई। उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। इनको याद करते हुए मैं तो भावुक हो रहा हूं। आप अगर भावुक नहीं हो रहे हैं तो कुछ कमी है आप में। ये इनकी बात भी आप समझिए, शशांक शिंदे जी की बात भी देखिए, इनके बलिदान को भी जानिए। इनकी बात हम करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रकाश पी मोरे की। प्रकाश पी मोरे की भी बात करेंगे। हर एक बलिदानी की चर्चा आज हम करेंगे जनमत में, क्योंकि आज 26/11 का दिन इन्हीं बलिदानियों की वजह से काफी लोग देख पा रहे हैं, वरना कितनी और हत्याएं हो जाती, कितने ज्यादा लोग और मारे जाते, ये भी आप सब बखूबी जानते हैं, समझते हैं। प्रकाश पी मोरे LT मार्ग थाने में तैनात पुलिस सब इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी और देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और फिर बापू साहब दुरुगड़े LA1 थाने में के पुलिस सब इंस्पेक्टर थे, जो 26/11 के हमलों के दौरान बलिदानी हो गए थे। इनका भी जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण था। बापू साहब दारुगड़े विशेष रूप से उल्लेखित इन कुछ नामों के अलावा कुल करीब 22 नाम हैं
मैं कहूंगा कि ये तस्वीरें कुछ और अब देर हम चला देंगे आपके लिए जो मिस हो गई, लेकिन सोचिए कुल 22 करीब और नाम हैं जिन्होंने मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने और उन्हें मौत के घाट उतारने में अपना बलिदान देकर बहादुरी की मिसाल पेश की थी। इसके अलावा भी विभिन्न विभागों से जुड़े ऐसे हजारों दूसरे सुरक्षा बलों के जवान हैं जिन्होंने अनगिनत लोगों की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। बता दें कि आतंकियों के खिलाफ मुंबई में 11 जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की थी। अब बड़ा सवाल यह भी है कि आज यानी 26 नवंबर का भारत के इतिहास में कभी ना भूलने वाला दिन ये है। ये खास इसलिए भी है कि आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है, संविधान दिवस माना जाता है। लेकिन आतंकियों ने इसी दिन को क्यों चुना, ये हमारा प्रश्न है। और एक ऐसा हमला किया, इसी दिन किया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। देश को आजादी मिलने के बाद ये सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। मैं तो कहूंगा सबसे बड़ा आतंकी हमला ही था। जिस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी, वहीं इस हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के संविधान का यह 75वां साल पूरे देश के लिए एक असीम गौरव का दिवस है। मैं आज भारत के संविधान को, संविधान सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। और पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जब हम स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि ये दिन भी था आतंकी हमले का, लेकिन आज का दिन क्योंकि संविधान दिवस भी है, तो पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जब हम स्मरण कर रहे हैं तब ये भी नहीं भूल सकते कि आज ही के दिन मुंबई में हुए आतंकी हमलों की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश का यह संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो प्रश्न भी आपको बता दें पोल के माध्यम से जो हमने आपसे पूछा था, वो प्रश्न भी आप जान लीजिए कि कांग्रेस की नाकामी का, हमने आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न भी पूछा था, वो भी आपको हम बता दें। कांग्रेस की नाकामी का बड़ा सबूत 26/11 हमला है क्या? हां या ना में जवाब देना था। 97% लोगों ने, 97% लोगों ने कहा हां, 3% लोगों ने कहा ना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बांग्लादेश की। बात करेंगे बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुए मोहम्मद यूनुस सरकार के हिंसक दमन की। बांग्लादेश इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को बांग्लादेश की डिटेक्टिव ब्रांच ने ढाका पुलिस के आग्रह पर गिरफ्तार कर लिया था। वहां की डिटेक्टिव ब्रांच है और ये तस्वीर जो आप पीछे देख रहे हैं उन्हीं प्रभु जी की है और वो मांग कर रहे हैं कि बचा लो हिंदुओं को। पुलिस के आग्रह पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। दरअसल बांग्लादेश की कट्टर इस्लामिक विचारधारा पर चलने वाली पार्टी बीएनपी ने ढाका के थाने में चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जो दौर शुरू हुआ है वो अभी भी जारी है। इस्कॉन और चिन्मय कृष्णदास प्रभु बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था, जिसे लेकर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की आंखों की वो किरकिरी बन चुके थे, चुभने लगे थे ये लोग। हिंसा के दौरान कट्टरपंथियों ने इस्कॉन के मंदिरों पर भी हमले किए, वहां के साधुओं के साथ मारपीट की, हत्याएं भी हुई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैन सभी पर हमले हो रहे हैं। सभी के खिलाफ हिंसा हो रही है, जनसंहार किया जा रहा है और मोहम्मद यूनुस की सरकार उसे चुपचाप केवल देख ही नहीं रही बल्कि उसे संरक्षण भी दे रही है। बांग्लादेश में भगवा झंडा लगाना, सार्वजनिक पूजा करना,
मंदिर में घंटा बजाना, मंत्रोच्चार जो है उच्चारण करना और भजन कीर्तन करना, दीपावली या होली मनाना, सभी पर अघोषित प्रतिबंध लगा है। राम का नाम लेना, श्री कृष्ण की भक्ति करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है जो इस्कॉन में खास तौर पर बोला जाता है, सबसे सरल मंत्र, ये कहना केवल मना ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में इसे देशद्रोह भी बना दिया गया है। भारत में अल्पसंख्यक कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाकर नमाज बोली जाती है। मंदिरों और शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी करते हैं वो बेखौफ होकर बहुसंख्यक हिंदुओं पर हमला करते हैं, लव जिहाद और लैंड जिहाद करते हैं, जबकि भारत से ही कटकर अलग हुए, यानी भारत का हिस्सा जैसे पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, भारत से कटकर अलग हुए बांग्लादेश में हिंदुओं को अपने भगवान का नाम लेने तक पर जो है वो रोक लगा दी गई है। भगवान का नाम लेना या भगवा झंडा फहराना बांग्लादेश में देशद्रोह की श्रेणी का अपराध बन चुका है। इसी आरोप में इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास प्रभु जी पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। सोचिए, संतों को जेल में ये डाल रहे हैं और वो लड़ रहे हैं संत, और कट्टरपंथी हमले की ये तस्वीर भी आप देखिए और ये हिंदू प्रदर्शन की तस्वीर भी एक तरफ। ये 3 पिक्चर्स के माध्यम से आप जरा ध्यान से देखिए, आपको रोककर हमने ये तस्वीरें दिखाई है ताकि आप देख सकें हाथों में बेड़ियां, और ये साथ ही साथ ये जेल में जो है चिन्मय दास जी, हिंदू प्रदर्शन और फिर ये कट्टरपंथी हमले। और गिरफ्तारी के समय सोचिए कितने सुरक्षा कर्मियों, कितने वकीलों के बीच उनको घेर कर बदतमीजी के साथ ले जाया जा रहा है चिन्मय जी को, प्रभु जी को। और हिंदू प्रदर्शन वहां पर देखिए कैसे हो रहा है, और फिर कट्टरपंथी हमले भी देखिए कैसे वहां पर हो रहे हैं। बहुत सी तस्वीरें हैं आपके लिए हम लाए हैं, आपको हम हर एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। कैसे सड़कों पर लाशें जल रही हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, आगजनी की जा रही है। आप ये देखिए, देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया प्रभु जी को और फिर जेल भी भेज दिया गया। चिन्मय प्रभु जी की गिरफ्तारी के विरोध में बांग्लादेश के हिंदू सड़क पर उतर चुके हैं, डायरेक्ट एक्शन की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश की पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, बावजूद इसके विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। विरोध कर रहे हैं लोग वो, और विरोधी ताकतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हिंदू, आमी, सनातनी और डायरेक्ट एक्शन का उद्घोष किया जा रहा है। चिन्मय के समर्थन में भारत में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस्कॉन के प्रवक्ता ने इस मामले में भारत के विदेश मंत्री एस जयकृष्णन जी से हस्तक्षेप की जो है मांग की है। अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या बांग्लादेश में इस्कॉन प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास प्रभु जी की गिरफ्तारी उनके हिंदू होने के कारण की गई? क्या बांग्लादेश में हरे राम बोलना, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलना, ये देशद्रोह है? क्या भारत को चिन्मय की गिरफ्तारी का विरोध, चिन्मय प्रभु जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे बांग्लादेशी हिंदुओं का साथ देना चाहिए? क्या चिन्मय प्रभु जी की गिरफ्तारी का विरोध भारत को राजनयिक स्तर पर करना चाहिए? इसी को और विस्तार से समझिए, पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश से आई हिंदुओं बात कर रहे हैं। बांग्लादेश से हिंदुओं के इस आक्रोश की तस्वीर तब सामने आई जब कल इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से बांग्लादेश की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसी दौरान बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब 50 लोग घायल हो गए। वहीं बीती रात को हजारों की संख्या में हिंदुओं ने जय सिया राम और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए मौलवी बाजार में विशाल मशाल रैली निकाली। तो आपने देखा कैसे लाठियां चलाई जा रही है हिंदुओं पर, और ये दंगे वहां पर किए जा रहे हैं। और ये कहा जाता था कि ये देश जो है मजहब के आधार पर इसका बंटवारा नहीं हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ, ये भाषा के आधार पर हुआ था, इसलिए इसको बांग्लादेश कहा जाता है। कोई इसका मजहब का कुछ एंगल नहीं था। लेकिन अब ये हो चुका है, जिन पाकिस्तानियों ने इनको बुरी तरीके से टॉर्चर किया और अब उन्हीं के चेले ये बन चुके हैं। लेकिन कहा जाता है कि भाई ये बताते हैं कि इस्लाम जो है एक शांति का धर्म है, अजान जो है वो शांति की अपील है। लेकिन आप देखेंगे अजान के दौरान मारपीट,
देखा कैसे यहां पर अजान भी चल रही है और अजान के बीच आप देखिए, ये आपको हम संदेश जो देना चाह रहे हैं वो आप समझिए कि अजान चल रही है और अजान के बीच ही मारपीट हो रही है। तो किस बात का ये जो प्रेम वाली बात कही जाती है, ये शांति वाली बात कही जाती है, वो किस हद तक सत्य है वो आज बांग्लादेश में साबित हो चुका है। अजान के दौरान मारपीट करना ये इन्होंने किया है और ये करके दिखाया है कि इसमें शांति कुछ भी नहीं हुई है। उस दौरान अजान के दौरान ही इन्होंने छात्रों को पीटा है। आगे बढ़ते हैं इसी मुद्दे पर, और क्या कुछ आया। तस्वीरें तो आपको दिखाएंगे जलती हुई सड़कों पर और किस तरीके से लाशें बिछा दी गई उनके द्वारा, उसको तरीके से ही आपको दिखाएंगे। लेकिन हिंदू एकता की जो मिसाल पेश करते हुए एक संदेश जो हिंदुओं को एक करने के लिए दिया गया था, वो प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं। फिर श्री रविशंकर की द्वारा प्रतिक्रिया वो भी आपको सुनाएंगे। It is unbecoming of a prime minister of a neighboring country to arrest a spiritual leader. He is not taking weapons, he is not taking guns, he is caring for his people. He is just standing up for the rights and want government to hear the atrocities that is being happening on the minorities there. And arresting a religious priest is not going to do any good to them or to the people or to the country or even the image of Bangladesh. We expect much more from Professor Muhammad Yunus, who has got Nobel Peace Prize for bringing peace. अब चलिए इसी के साथ आपको दिखाते हैं शुभेंदु अधिकारी जी ने भी इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या ट्वीट किया है, वो भी सारी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये लीजिए, ये शुभेंदु अधिकारी जी की तरफ से लोकप्रिय हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश के ढाका हवाई अड्डे से जासूसी शाखा ने अगवा कर लिया है। वो बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। बांग्लादेशी सनातनी समुदाय को डर है कि मोहम्मद यूनुस की कट्टरपंथी सरकार किसी भी स्तर तक गिर सकती है, यहां तक कि अपनी सत्ता के लिए कथित खतरों को भी खत्म कर सकती है। मैं एस जयशंकर जी से आग्रह करता हूं कि कृपया मामले को संज्ञान में लें और तत्काल कदम उठाएं। बांग्लादेश सरकार ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा जो दर्ज किया है, मामला जो दर्ज किया है, उन्होंने पहले कहा था कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आप सभी एकजुट होकर इस आंदोलन को जीवित रखें। अब तस्वीरें भी आपको, ये तो हमने ट्वीट तो दिखाया ही, एक बार फिर से आपको और ये तस्वीरें भी आप देखिए। ये भी तस्वीर देखिए जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ वो आग से जलती हुई सड़कों की तस्वीरें भी दिखाएंगे, हिंदुओं पर हमले की तस्वीरें भी दिखाएंगे। वो सारी तस्वीरें हिंदुओं पर हमले की तस्वीर, ये देखिए, ये मंदिर पर हमला जो है, ये मंदिर पर हमले की तस्वीर आप देखिए। ये कट्टरपंथी मंदिर पर हमले की 2 वीडियोस आपके लिए हमने तैयार की हैं, उसमें से ये खास वीडियो देखिए। ये मंदिर पर हमला क्यों करने लगते हैं भाई? आपको विरोध प्रदर्शन करना है और फिर अगले हमले की बात। अब ये देखिए, पुलिस के द्वारा हमला किया गया है, पुलिस पर क्या हमला किया गया और पुलिस के द्वारा कैसे पीटा जा रहा है, ये दोनों हमले की तस्वीरें आप देखिए। ये सेकंड हमले की बात हमने आपको दिखाई पहले, अब अगला जो हमला, ये देखिए मंदिर पर हमले की दूसरे एंगल से भी तस्वीर आप देखिए। कितनी बड़ी भीड़ वहां पर मौजूद थी, कैसे वहां पर आई और पत्थरबाजी, डंडे फेंक रहे हैं मंदिर पर। और अगला हमला ये देखिए, ये हिंदू को कैसे पीटा जा रहा है, ये बांग्लादेश की तस्वीर है। ये उस मौलाना ने, उसने, मुसलमान ने, उस व्यक्ति ने पकड़कर उसको पीटा, लाते घुसे। और ये देखिए, ये सबसे खतरनाक तस्वीर जो है वो दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जलाया जा रहा है। अब क्या है उसको विस्तार से समझने का प्रयास हम करेंगे, लेकिन ये सबसे खतरनाक तस्वीर इस वक्त की है जहां पर सड़कों पर जलाया जा रहा है और लोग पड़े हैं, ऐसा कहा जाता है। ये दर्दनाक तस्वीर आपको हम सुना रहे हैं। मैं चाहूंगा इस तस्वीर को थोड़ा सा ऑडियो करके, ऑडियो इसका बढ़ा के भी आपको जो है वो सुनाते हैं। थोड़ा बंगाली में कहा गया है। দেখুন অশান্তির দলেরা কি করছে। चलिए इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू देश बनना चाहिए। 98% लोगों ने कहा हां और 2% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि हां बनना चाहिए।
तो 98% लोग मानते हैं कि बनना चाहिए, 2% लोग इससे असहमत हैं, लेकिन मैक्सिमम, मैं तो कहूंगा मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू देश बनना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, गूगल मैप्स की बात करेंगे और क्या खास है इसमें ये आपको बताएंगे। भारत एक ऐसा देश जहां रास्ते से रास्ता जुड़ता है, सड़कें कहीं चौड़ी तो कहीं अचानक संकरी हो जाती हैं, रास्ता कभी सीधा और सरल होता है तो कभी पेचीदा और कठिन हो जाता है। पहले के समय पर लोग अपनी यात्रा का रास्ता या तो याद रखते थे या दूसरे लोगों से जगह जगह पर पूछते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचा करते थे। पर आज के आधुनिक समय में ज्यादातर लोग, चाहे उसमें आप हों या हम, सभी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गूगल मैप्स जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और सड़क पर चिंता मुक्त होकर मैप को देखते हुए चलते हैं। और अक्सर लोग सकुशल अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि सड़क पर मस्त मौला होकर बिना ध्यान दिए सड़क पर चलना काफी खतरनाक हो सकता है। इसी बात का बड़ा और ताजा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ एक दर्दनाक सड़क हादसा, एक हादसा जिसने हम सभी के इस चिंता मुक्त रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये पुल जो देख रहे हैं ना आप, इसी हादसे की तस्वीर ये बता रहा है, सवाल खड़ा कर दिया है। हम आज आपको सिर्फ इस हादसे के बारे में नहीं, बल्कि गूगल मैप्स कैसे काम करता है, उस पर कब ये मुसीबत बन सकता है, सब बताएंगे, क्योंकि हमें आपकी जान की परवाह है। जनमत आपका शो है, जनता का शो है, इसीलिए ये परवाह हमें आपकी है। असल में हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में गूगल मैप्स के कारण एक भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कार चालक गूगल मैप्स की सहायता से यात्रा कर रहा था जब मैप ने उसे एक अधूरे पुल की ओर मार्गदर्शन किया। वो टूटा पुल दिखाया था, टूटा पुल दिखाया, मार्गदर्शन उसका करता गया गूगल मैप, तो वो गूगल मैप पर आंख बंद करके भरोसा करते हुए उस तरफ चल पड़ा। जैसे कि हम सभी करते हैं, और हम सभी भी, ज्यादातर लोग हम जैसे ऐसे ही करेंगे, मैप को फॉलो करेंगे। इसके बाद जैसे ही कार चालक ने उस रास्ते पर चलना शुरू किया तो कार अधूरे पुल से, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अधूरे पुल से अचानक जाके नीचे गिरी और फिर इससे पहले किसी को संभलने का मौका मिलता या कुछ किया जाता, हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ये पहली बार नहीं है जब गूगल मैप्स की गलती के कारण इस तरीके का हादसा हुआ हो। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस घटना ने यह सवाल उठाया है कि क्या गूगल मैप्स और अन्य जीपीएस सेवाओं पर 100% भरोसा करना सुरक्षित है? क्या एकदम बेफिक्र होकर सड़क पर चलना सही है? तकनीक के विस्तार से पहले जब लोग कहीं जाया करते थे तब परिवार या उस ग्रुप के सबसे अनुभवी व्यक्ति को रास्ता समझने और देखने की जिम्मेदारी दी जाती थी, पर अब इसकी जगह गूगल मैप्स जैसी आधुनिक तकनीकों ने ले ली है और हमें आत्मनिर्भर से तकनीक पर पूर्ण रूप से निर्भर बना दिया है, जिसका खलनायक चेहरा अब आपके सामने आ रहा है। जब बात गूगल मैप्स की हुई है तो हम आपको यह भी बता दें कि मैप्स काम कैसे करते हैं और कब इनके फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास करेंगे। ये लीजिए कैसे रास्ता बताता है गूगल। कहीं भी जाने के लिए यूजर गूगल मैप ऐप पर टैप करके रास्ता पूछ लेता है, जाम या नहीं, कि भाई है कि नहीं, ये देख लेता है। और अब तो AQI भी देखा जा सकता है। लेकिन गूगल ये सब कुछ कैसे कर पाता है, कभी आपने सोचा है? आइए इसे समझते हैं। गूगल अपनी मैप सर्विसेज के लिए कई तरह से डेटा जुटाता है और इसके आधार पर रास्ता बताता है। सबसे पहले वो सैटेलाइट इमेज के जरिए रूट की तस्वीर को तैयार करता है। इसे तैयार करने में गूगल एरियल फोटोग्राफी का भी इस्तेमाल करता है। ट्रैफिक सिग्नल की बात करी जाए और साथ ही साथ स्ट्रीट मैप के जरिए, जीपीएस के जरिए, यूजर इनपुट और स्ट्रीट मैप के जरिए गूगल डेटा तैयार किया जाता है। गूगल की मैप सर्विस सारे इनपुट के साथ रियल टाइम डेटा का एनालिसिस करता है, वो करती है ऐसे, और इसके आधार पर रास्ता वो दिखाता है। गूगल मैप जीपीएस सिस्टम के जरिए यूजर की लोकेशन और मंजिल के बीच का रास्ता बताता है। मोड से पहले वॉइस के जरिए यूजर्स को अलर्ट भी भेजता है। ये सब कुछ इसलिए संभव हो जाता है क्योंकि गूगल कई तरह से डेटा जो है उसको इकट्ठा करता है। सड़क की क्या स्थिति है, ये स्ट्रीट व्यू के जरिए पता चलती है। स्ट्रीट व्यू के लिए वो कैमरे जिम्मेदार होते हैं जो गूगल को मौजूदा हालात की जानकारी देते हैं। इनके जरिए गूगल तक सड़कों की 360 डिग्री यानी 360 डिग्री तस्वीर पहुंची है। इन सब की प्रोसेसिंग के बाद ही गूगल मैप के जरिए आप तक वो जानकारी पहुंचती है। गूगल आपको ये जानकारी पहुंचाता है। अब दूसरे ग्राफिक्स की ओर चलते हैं।
कि गूगल मैप्स फेलियर कैसे हो गया और विशेषज्ञ क्या कहते हैं। आपको बता दें, विशेषज्ञ कहते हैं गूगल मैप मदद के लिए है, मतलब केवल वो सहायता के लिए है, लेकिन इस पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है। गूगल मैप बड़ी जगहों के लिए बेहतर काम करता है, लेकिन जब नई सड़क या तंग गली को समझने की बारी आती है तो कई बार ये रास्ता उतना सटीक नहीं बता पाता। ऐसे में आपको परेशानी में भी डाल सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि गूगल को सैटेलाइट इमेज और दूसरे साधनों से जानकारी तो मिल जाती है कि फला फला जगह पर सड़क है, लेकिन नई सड़कों के मामलों में और पुरानी तंग गलियों की ऑथेंटिसिटी पर 100% विश्वास करना मुश्किल होता है। ऐसे में आसपास के इंसानों से, लोगों से पूछ सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इंटरनेट हमेशा दुरुस्त रखें, ये भी आप जो है याद रखें। अगर रास्ता थोड़ा अजीब लगे या सन्नाटा ज़रूरत से ज़्यादा नजर आए तो अलर्ट हो जाएं। ऐसे में आंख बंद करके आगे बढ़ने से बेहतर है किसी से बात कर ली जाए, किसी से पूछ लिया जाए। और आपके भी कितने अनुभव ऐसे होंगे जब आपने गूगल मैप पर भरोसा करके अपनी यात्रा आरंभ कर ली, किसी गांव के रास्ते में पहुंच गए, कहीं फंस गए और फिर वापस आना पड़ा, या फिर किसी संकरी गली में चले गए। तो इसके लिए अक्ल का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है जितना ऐप का इस्तेमाल करना। यानी आपको अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल उतना ही करना है जितना आपको इस इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कर रहे हैं। रियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करिए। तो देखा, आपको हमने बताया कैसे एक हादसे का शिकार ये 3 लोग हो गए, इनकी जान चली गई। पुल के ऊपर से सीधा वो गाड़ी गिर गई क्योंकि इन्होंने गूगल मैप्स पर भरोसा किया था। अब चलिए इसी खबर पर पोल के माध्यम से हमने जो प्रश्न आपसे पूछा वो बता दें, आप भी करते हैं क्या गूगल मैप का इस्तेमाल? ये प्रश्न बड़ा सरल है, लेकिन इसका असर ये समझने के लिए है कि भाई कितने लोग आंख बंद करके तो विश्वास नहीं करते। 97% लोग करते हैं। हमारा अनुरोध रहेगा कि आंख बंद करके विश्वास ना किया जाए तो ही बेहतर है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सुदर्शन न्यूज की मुहिम और ऑपरेशन लंगड़ा की। ऑपरेशन लंगड़ा क्या है और सुदर्शन न्यूज की मुहिम क्या है, दोनों बताते हैं। सुदर्शन न्यूज की मुहिम ऑपरेशन लंगड़ा के तहत दिल्ली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में रोजाना कई अपराधियों को धर दबोचा जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। पुलिस की यह कार्रवाई समाज में अपराध और डर के माहौल को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम है। पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। हर दिन पुलिस उन अपराधियों को निशाना बना रही है जो खुलेआम कानून का मजाक उड़ाते थे। ऑपरेशन लंगड़ा का मकसद है कि अपराधियों को पकड़कर या तो उन्हें जेल पहुंचाया जाए या ऐसा सबक सिखाया जाए कि वे अपराध की राह छोड़ दें। सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम ने पुलिस प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अब तक दर्जनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई घायल अपराधियों को अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा है। तो देखिए, यह है दिल्ली में सुदर्शन न्यूज की मुहिम की, और बड़ा है उसके तहत जो ऑपरेशन लंगड़ा जो चल रहा है पुलिस के द्वारा, उसका असर आप देखिए, क्योंकि लगातार खबरें भी हम आपको दिखाते हैं। अब बात करेंगे संभल की। क्यों हर बार किसी हिंसा और दंगे की शुरुआत मुसलमानों द्वारा की जाती है? क्यों हर बार जिहादियों के निशाने पर काफिर ही होते हैं? हिंसा चाहे किसी भी विवाद की हो और कट्टरपंथियों के निशाने पर हमेशा गैर मुसलमान ही क्यों होते हैं? संभल में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां पर नवंबर को, आप सोचिए, ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद का सर्वे करने आई टीम पर इस्लामी भीड़ ने हमला कर दिया। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी ने इस हिंसा में किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका जताई थी, और पुलिस की जांच में डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी की आशंका को बल भी मिल रहा है। और आप देखिए कैसे ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, जहां सीसीटीवी तोड़ते हुए आतंकी दिख रहे हैं, गाड़ी में आग लगाई जा रही है, पत्थर फेंकते हुए नजर आएंगे और पुलिस पर हमला करते हुए भी ये आपको नजर आएंगे। और ये देखिए आगजनी की तस्वीर, भारी पुलिस बल की तैनाती और साथ ही साथ संभल में बिगड़ते हालात और सर्वेक्षण दल पर पथराव की भी तस्वीर आप देखिए।
और अब ये लेटेस्ट जो संभल की फुटेज है वो आपको हम दिखा रहे हैं। कैसे बदल जाते हैं वो तस्वीर भी आप देखिए, वो तस्वीर भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखिए एफआईआर से जिहादियों की खुली पोल। एफआईआर में क्या लिखा है? पुलिस पर अटैक की कोशिश हुई है और साथ ही साथ इरादा पुलिस वालों को जान से मारने का था, यह भी इनका इरादा था, यह खास तौर पर। और साजिश के तहत पत्थरबाजी हुई है, यह भी आपको बता देते हैं। और ये ग्राफिक्स भी आप देखिए। तो आप देखिए 25 ब्लैंक कारतूस और 25 रबर बुलेट जो है वो थे। यहां पर भीड़ ने पुलिस पर फायरिंग की और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाएं। एफआईआर से ये जिहादियों की पोल जो खुली है और सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे पर भी यहां पर आरोप लगा है। तो चलिए ये भी जो मुद्दा था आपको बताया और इसी के साथ आगे दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लाएंगे। तब तक मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।